हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आज एक मेरा ये पहला पहला वीडियो है हिंदी में। टॉपिक चूज किया है D9 का रेक्टिफिकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ये बुक को प्रमोट करना चाहूँगा। दीपांशु गिरी सर ने ये बुक लिखा हुआ है, इतना प्यार से, इतना शिद्दत से ये बुक, इसका जो टेक्निक्स इतना ब्रिलियंटली काम करता है कि ये शब्दों में मैं ये बयान नहीं कर सकता। कोर्स का टेक्निक्स तो जादू की तरह ही वो काम करता है, लेकिन फिर भी ये बुक भी बहुत सारा नॉलेज इसमें छुपा हुआ है। यूज करना आना चाहिए, लेकिन प्लीज पढ़िए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बेसिक्स स्टूडेंट्स हैं ज्योतिष के, जो ज्योतिष को प्यार करते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, प्लीज फॉलो दिस बुक। ये बहुत हमको ये काम देगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। D9 का जो मैं यूज करता हूँ, सिंपली, इतना सिंपली तरीके से मैं D9 रेक्टिफाई करता हूँ ना कि शायद आप लोग दंग रह जाओगे बाद में जाकर कि इतना सिंपली ये बंदा कैसे कर लेता है। तो लेट्स सी। पहला प्रिंसिपल ये है कि D9 चार्ट को D1 चार्ट की तरह ही यूज करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। ये शायद ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता, ये बात, मतलब कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का काम करते हैं उनको तो शायद पता होगा, लेकिन ऑडियंस को ये नहीं पता कि D9 चार्ट ना पूरा का पूरा D1 चार्ट का रिजल्ट देता है। मतलब कि मान लो कि किसी का D9 चार्ट का 4th हाउस में एफ्लिक्शन है, ठीक है, तो हम एक जो कुंडली का एक जो हेलीकॉप्टर व्यू, एक बड़ा वाला पिक्चर में देख सकते हैं कि मदर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम रहा है, ये D4 चार्ट में या D1 चार्ट से भी वो देखकर वो फनल को टिप डाउन करना वो नेसेसरी बन जाता है। लेकिन अगर 4th हाउस इन D9 चार्ट का 4th हाउस एफ्लिक्शन में आ रहा है तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि किसी न किसी टाइम में तो मदर के लाइफ में या फैमिली प्रॉपर्टी जो भी 4th हाउस के सिग्निफिकेशन से वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ एक एग्जांपल से, क्योंकि एग्जांपल के बिना, प्रूफ करे हुए बिना तो कोई D9 चार्ट D1 की तरह काम करता है या नहीं करता है ये बोलने से कोई वो फायदा तो है नहीं। ये चार्ट देख लीजिए, वहाँ सामने वो लगाया हुआ है। ये भाई साहब मुझे कुंडली दिखवाने के लिए आए थे और इनका D9 ना सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट के आसपास में चेंज हो रहा था। D1 तो खैर वो 30-40 मिनट्स के प्लस माइनस में चेंज हो रहा था, लेकिन D9 जो है सिर्फ और सिर्फ वो जो 1-2 मिनट के आसपास में चेंज हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि D9 का राइजिंग यहाँ पर स्कॉर्पियो लगना है। इट इज बोथ हेम्ड इन बिटवीन मेलेफिक्स। ठीक है, तो मुझे एक बात तो दिमाग में आ गया कि स्कॉर्पियो राइजिंग यानी कि फायरी साइन, कुछ ना कुछ कट्स करने वाला, काटने कोटने वाला साइन है। लगन में राइजिंग है और दोनों तरफा मेलेफिक्स बैठा हुआ है। लगन को वहां पर मेलेफिक्स, इट इज हेम्ड इन बिटवीन मेलेफिक्स। तो इस बंदे को एक ना एक बारी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट, कट्स वगैरह ये तो होना ही होना है, अगर ये चार्ट ठीक बैठता है तो मैंने क्या किया कि एक प्रिंसिपल यूज किया। प्रिंसिपल क्या है कि स्कॉर्पियो साइन ये D1 में नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ D1 में अप्लाई होगा कि स्कॉर्पियो साइन ना D9 चार्ट में जहां पर भी है वो वाला हाउस 8th ईयर में +12 यानी कि 20th ईयर में, और +12 यानी कि 32th एंड सो ऑन, यानी कि 8 +12 एजेस में ये एक्टिवेट होता हुआ चलेगा। स्कॉर्पियो साइन जहां पर भी है, एक ये प्रिंसिपल है। और दूसरा ये भी है कि चाहे D1 हो या D9 हो, उस कुंडली का फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड हाउस एक्टिवेट होता है सेकेंड ईयर में एंड सो ऑन। यानी कि 25th ईयर में क्या एक्टिवेट होगा, फिर से फर्स्ट हाउस, है ना। मतलब कि 12th ईयर में 12th हाउस +12 यानी कि 24th ईयर में फिर से 12th हाउस, यानी कि उसी तरह अगर हम +12 करता जाएंगे तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा फर्स्ट ईयर में, 13th ईयर में, 25th ईयर में एंड सो ऑन है जिसमें। तो ये भाई साहब जब मुझे कुंडली दिखवाने के लिए आए थे तब तो एक बात तो दिमाग में पक्की होगी कि एक ना एक बारी तो ये भाई साहब को एक्सीडेंट, कर्स वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एज भी हमको बताना होता है। तो मैंने क्या किया कि स्कॉर्पियो, मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉर्पियो एक्टिवेट होता है 8, 20, 32, है ना, फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट, 13th, 25th एंड सो ऑन, इन एजेस में तो एक्टिवेट होना पड़ेगा ही इनको। ये भाई साहब जब ये कुंडली दिखवाने के लिए आए थे तब इनका एज सिर्फ 36 था। तो मैंने ये जो एजेस इनको कहा था, किसी न किसी एक एज में तो एक्सीडेंट होना है, तो इसको दूसरी तरीके से भी किस एज में पार्टिकुलरली ये
होने के चांसेस ज़्यादा ही। हमको कैसे पता चलता है कि इन सारे एजेस में, यानी कि 8, 20, 32 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ से देखें तो फर्स्ट हाउस का अगर हम ले लेते हैं तो फर्स्ट, 13th, 25th, इन सारे एजेस में ये जो D9 का ये जो हम एक पैटर्न दिख रहे हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि इन सारे एजेस में कहाँ पर विंशोत्तरी दशा में महादशा और अंतरदशा दोनों का दोनों दशा लॉर्ड मेलफिक्स रन कर रहे हो। मान लो कि शनि राहु हो, मंगल केतु हो, शनि राहु हो, यानी कि शनि राहु शनि केतु हो, कोई भी हो जाए, मतलब कि मेलफिक्स रन करना है। तो जब मैंने ये भाई साहब की वो पत्रिका देखी तो 13th ईयर में शनि और राहु की इनकी महादशा चल रही थी। महादशा अंतरदशा शनि राहु की थी, मेलफिक्स दशा रन कर रहे थे। और ये D1 में अगर हम देखते हैं तो D1 में कोई एक बहुत बड़ा एफ्लिक्शन करने वाला एक्सीडेंट वाला योग दिख नहीं रहा था। तो 13th ईयर में D1 का फर्स्ट हाउस, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो 13th ईयर में कोई ना कोई इनको एक्सीडेंट कर्स तो होगा। और 13th ही क्यों चूज किया ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। क्यों 13 यूज किया, क्योंकि 13th एज में जाकर के ना वो शनि और राहु का विंशोत्तरी दशा में मेलफिक्स दशांतर वो रन कर रहा था। तो मैंने सिर्फ इनको पूछा कि 13th ईयर में कोई आपको कट्स एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक वो कट्स लग गया था एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ना D1 चार्ट में तो है नहीं एक्सीडेंट वो लगने वाला, तो उतना ज्यादा वो हैविली एफ्लिक्शन नहीं था, सिर्फ एक वो कट्स उनको लग गया तो ठीक हो गया। उसके बाद वो फिर मेडिकेशन के बाद वो ठीक हो गया। अगर यही एक्सीडेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं D1 से भी बनता तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत एक फ्राइटनिंग वाला एक्सीडेंट ये रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन से हमको ये रेक्टिफाई ये हो गया है ये नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट ये सही वाला, क्योंकि एक्सीडेंट तो हर किसी की लाइफ में होता ही रहता है। लेकिन टू द ईयर प्रेडिक्शन करना है, एक्सीडेंट इन फॉलोइंग ईयर्स, मतलब कि कोई भी और प्रेडिक्शन उठा लो इन दोज ईयर्स, ईयर भी मैच करना है, प्रेडिक्शन भी मैच करना है, ये एक है। और दूसरा क्या किया, देखिए यहाँ पर ना ये भाई साहब का सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये भाई साहब का क्या है कि 8th हाउस में वीनस, जेमिनी और A5 का भी पता है। D9 का चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ D9 है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में या स्कॉर्पियो में चला जाए तो वो ग्रह, वो प्लैनेट उस इंसान का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का ताकत रखता है। एक दूसरा ही प्रिंसिपल ये है कि ये D9 में अप्लाई होगा, ठीक है। D9 में नहीं होगा कि कोई भी ग्रह अगर D9 में टॉरस और लिब्रा के साइन में चला जाए तो उस प्लैनेट का ये धर्म है, उस प्लैनेट का ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जन्म में इस बंदे को पैसा देकर छोड़े ही छोड़े, पैसा बना कर दे, चाहे वो कैसे भी तरीके से हो। अगर राहु आ जाए और राहु मंगल का वो अगर वो हैप्पीली एनर्जेटिक साइन आ गए तो हो सकता है कि चीटिंग में भी जा सकता है, चोरी भी कर सकता है, ये दूसरी बात है। लेकिन टॉरस और लिब्रा में कोई भी ग्रह चले जाए तो इस वाले जन्म के लिए टॉरस और लिब्रा का D9 में, ये D9 1 का नहीं बात कर रहा, D9 में टॉरस और लिब्रा में कोई भी ग्रह चले जाए तो उसका ये धर्म है उस प्लैनेट का कि टॉरस और लिब्रा में बैठे हुए ग्रह का वो पैसा बना के दे, ठीक है। इस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल ये है कि 8th और स्कॉर्पियो के साइन में ना कोई भी ग्रह अगर चला जाए तो उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो 8th हाउस एक्टिवेट होगा। मैंने जैसे कि कहा कि D9 चार्ट में या D9 चार्ट में दोनों में ये प्रिंसिपल, ये वाला दोनों में काम करता है कि 8th हाउस, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन नहीं, 8th हाउस D1 D9 दोनों के चार्ट में कौन कौन सा ईयर में एक्टिवेट होता है, 8th ईयर प्लस 12 यानी कि 20th ईयर प्लस 12 यानी कि 32th ईयर। तो अभी रिसेंट की बात है कि ये भाई साहब को विदेश में एक हाई पेइंग सैलरी का जॉब ऑफर हुआ था। इन्होंने सोचा कि एक बार विदेश भ्रमण करने से पहले अपना देश अपना जो नेशन है एक बार घूम लो। तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक लेडी गांव में, वो रूरल एरियाज में, वो एजुकेशन करने वाला 16-16 का, वो जो 16-17 एज का अप्रोक्सीमेटली, यही उन्होंने बताया था कि वो ना पढ़ते हुए जा करके वो घर का काम कर रही थी। और वो होता है ना कि गागरा में वो पानी ले करके जा रही थी,
उन्होंने कहा कि उस लेडी ने इनका ध्यान खींच लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लव एट फर्स्ट साइट वाला वो सीन हो गया था, तो अट्रैक्शन हो गए थे, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं थी। उनको लगा कि नहीं, ऐसे लेडीज को बहुत सारे लेडीज होंगी इस गांव में, तो इन लेडीज को कहीं ना कहीं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अभी मैं एजुकेट करूं। तो ये भाई साहब ने मुझे बाद में क्या कहा कि वो जो फॉरेन ट्रैवल का वो जो हाई पेइंग सैलरी का जॉब छोड़ छाड़ के अभी ये भाई साहब वहीं पर वो रूरल एरियाज में बैठ के इन्होंने कहा कि अभी एटलीस्ट 1 साल में मैं इस गांव को जितना भी मेरा पोटेंशियल है वहां पर ये एजुकेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेडीज का इन्वॉल्वमेंट, विदेश का लाइफ छोड़ करके यहीं पे रहना, एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कब हुआ? जब ये ट्रैवल कर रहे थे, विदेश भ्रमण जाने से पहला अपना जब देश में अपना ये ट्रैवल करे तब हुआ है ना। एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, A5 का भी पता वहां पर है। वो जो फॉरेन का ट्रैवल छोड़ के यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अभी इन लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो कितना ब्यूटीफुली ये काम कर रहा है। लेकिन ये सारा का सारा घटना कहाँ पर हुआ है? 8th हाउस है ना, तो 32th ईयर में ये घटना हो गया है। तो मैंने क्या किया कि D1 का D9 का 13th ईयर में कुछ एक्सीडेंट, 13th ईयर में वो वहां से लगन से वो पिकअप कर लिया, क्योंकि इट इज हेम्ड इन बिटवीन मेलेफिक्स, तो एक योग तो बन ही रहा है। और 8th हाउस से देखो तो कितना ब्यूटीफुली एक्टिवेट ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपका ये कुंडली ठीक बैठ रहा है, 100% आपका ये D9 रेक्टिफाइड हो चुका है। तो देखिए, किसी को ये बोल देना कि 32th ईयर में आपका एक लेडी के इन्वॉल्वमेंट में आपका लाइफ में करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का फ्लेवर भी होगा, ये बोल देना। ये तो बहुत एक जो क्लाइंट या किसी को भी हम बोल देंगे तो दंग रह जाएगा। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड स्टोरी देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूज किया है। ठीक है, दूसरा चार्ट देखते हैं। ये चार्ट में क्या था देखिए, लेट मी सी कि कौन सा वाला यूज किया है अभी। हाँ, ये चार्ट में क्या था कि यहाँ पर 7th हाउस में मंगल और राहु, मार्स और राहु का प्लेसमेंट इन द साइन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, पाइसिस। तो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल ये है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूज करना है। ठीक है, कोई भी वो जो बड़ा वाला टेक्निक्स यूज नहीं करना है अभी के लिए, वो बाद में सिखाता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन पहला सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को यूज कीजिए। ये चार्ट में देखिए राहु इन 7th हाउस इन द साइन ऑफ पाइसिस। एक प्रिंसिपल ये है कि जहां पर भी राहु पाइसिस में मिले तो राहु समझ लीजिए कि अभी राहु मूर्ख बनने वाला है, राहु इज गोइंग टू गेट फूल्ड इन पाइसिस। एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट्स इन नवामसा, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट्स इन नवामसा इन 8+12+12 एजेस। D1 में नहीं काम करेगा ये स्कॉर्पियो साइन, 8th हाउस नहीं, 8th हाउस तो वो D1 D9 D60 में भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो साइन ना D9 में एक्टिवेट होगा, 8+12+12 एजेस में। उसी तरह पाइसिस का जो साइन है D9 में, सिर्फ और सिर्फ D9 में पाइसिस जहां पर भी है ये एक्टिवेट होगा 12th ईयर में, 24th ईयर में, एंड +12+12 करता हुआ चला जाइएगा, वहां पर ये एक्टिवेट होगा। तो ये मैम साहब मुझे जब कुंडली दिखवाने के लिए आई थी तब 7th हाउस में राहु तो मूर्ख बन रहा है, मार्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने पूछा कि 7th हाउस का एजेस हम अगर पिकअप कर ले तो 7th हाउस का अगर इंडिविजुअली एजेस पिकअप कर ले तो 7 आएगा। 7 हाउस का और एजेस क्या होता है, 16, 17, 18, 19th भी आएगा, एंड सो ऑन, 19+12+12 करता हुआ चले जाएंगे। ये मैम साहब का अभी एज सिर्फ 24 है, तो 19+12 तो मैं अभी नहीं कर सकता अभी के लिए, एज ऑफ नाउ के लिए। तो मैंने कहा कि 16, 17, 18, 19, हाँ 19 एज में एक बारी आप मूर्ख बनी होंगी रिलेशनशिप के लिए। और पाइसिस कब एक्टिवेट होगा? 12th ईयर में, और +12 24th ईयर में। तो 12 साल का लड़की को तो कोई रिलेशनशिप के लिए वो मूर्ख बनाया गया होगा, ये मुझे नहीं लगा कि 12 साल में ये हुआ होगा। अगर 19-20 भी आता तो मैं कह देता, रिलेशनशिप क्या होता है ये पता ही नहीं होता है 12-13 साल में। तो फिर भी मुझे लगा कि 24th, ये 12 साल का तो ये नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा कि
आइदर 19th और 24th या दोनों का दोनों एजेस में आपको कोई रिलेशनशिप में मूर्ख बनाया गया होगा। आप यू गॉट फूल्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मैंने ये पूछा तो ये मैम साहब ने मुझे क्या कहा कि एक लड़का इनको बहुत फॉलो करता था। वो बोलता था कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। पिघल गई, ठीक है, वो पिघल गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो लड़का है उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो ये मैम साहब को तो एक फेक इमोशंस दिखाकर पूरा का पूरा प्ले कर रहा था, फेक इमोशंस दिखा रहा था। तो ये पिघल गई, तो बहुत इनको बाद में हॉट हो गया, शी गॉट रियली हॉट, तो एक मूर्ख बन गई। तो यहाँ से एक थोड़ा सा मुझे हिंट पता चला कि 24th ईयर मूर्ख बनना, ये जो पिक्चर में आ रहा है, तो ठीक है, ये हो सकता है, इसका ये चार्ट हो सकता है। ये मैम साहब का भी चार्ट अगर +- 5 मिनट्स के आसपास में ये चेंज हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बहुत टाइम बहुत एक्यूरेट है। पेरेंट्स ने वो जन्म लेते हुए वो घड़ी देखा था, बहुत एक्यूरेट है। फिर भी वो घड़ी देखा हुआ था, फिर भी कंफर्मेशन में कंफर्म 2-4 इवेंट्स का कंफर्मेशन ना लेते हुए, पास्ट का प्रेडिक्शन का वो इवेंट का प्रेडिक्शन ना करते हुए, तो मैं कभी भी चार्ट का एनालिसिस करता ही नहीं हूँ। फिर भी दूसरी तरफ से देखिए, 7th हाउस ना 11th फ्रॉम 9th है या नहीं है ना। मतलब कि फादर का जस्ट एल्डर सिबलिंग 7th हाउस है। तो 24th ईयर में फादर का एल्डर सिबलिंग 7th हाउस में मार्स और राहु आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी आया कि 24th ईयर में ना फादर का एल्डर सिबलिंग, जस्ट एल्डर सिबलिंग अगर ना भी हो तो एटलीस्ट वन ऑफ द एल्डर सिबलिंग को तो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई तो हुआ होगा। तो मैंने पूछा कि शी वाज जस्ट रनिंग 24, शी इज गोइंग टू कंप्लीट 24th इन जस्ट अपकमिंग जनवरी। तो मैंने पूछा कि इस वाले साल में ना, सिंस लास्ट 1 ईयर, इस वाले साल में आपके फादर का एल्डर सिबलिंग अगर हैं तो उनको कोई बीमारी या एक्सीडेंट, कोई ना कोई उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक सदमा ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की वजह से जस्ट रिसेंटली अक्टूबर में उनके ताऊजी जो है ही पास्ट अवे। तो यहाँ से भी ये हम कंफर्म कर सकते हैं, मुझे कंफर्म ये यहाँ से हो गया कि 24th ईयर में रिलेशनशिप में मूर्ख बनना वो भी पिक्चर में आ रहा है, और 24th ही ईयर में फादर का जस्ट एल्डर सिबलिंग को ही पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया, वो भी पिक्चर में आ रहा है। तो अगर ये दोनों के दोनों, एक तो प्रिडिक्शंस मैच हो रहा है और ईयर भी मैच हो रहा है, ईयर और प्रिडिक्शन दोनों के दोनों मैच हो रहा है, तो आई वॉज 100% श्योर कि यही इनका कुंडली रहा होगा, D9 का इनका चार्ट रहा होगा। ठीक है, तो इस चार्ट में मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स यूज किया है और कुछ नहीं। इसी तरीके से पूरा का पूरा अगर हम चार्ट देख लें तो बहुत सारा प्रेडिक्शंस बन सकता है। ये तो फादर का सिर्फ एल्डर सिबलिंग का ही देखा है ना, मदर का भी 4th हाउस वहां पर आया होगा, क्योंकि 7th हाउस तो मदर का फैमिली भी है ना। तो मदर का फैमिली में भी प्रॉपर्टी भी है, तो मदर का फैमिली में या मदर का प्रॉपर्टी में वो भी कहीं ना कहीं मूर्ख बनी होंगी। यानी कि प्रॉपर्टी में हो सकता है कि साइन करते वक्त किसी ने उनको फूल किया होगा, मूर्ख बनाया होगा, ये सब हो सकता है। मैंने पूछा नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये रेक्टिफाई हो गया तो मैंने नहीं पूछा। लेकिन एक और भी टेक्निक्स यहाँ से हम इस वीडियो से हम लर्न कर सकते हैं कि चार्ट को रोटेट करना भी हमको ये आना चाहिए। मतलब कि 7th हाउस सिर्फ और सिर्फ मेरा 7th हाउस नहीं है कि मेरा 7th हाउस फादर का एल्डर सिबलिंग भी तो है ना, मदर का 4th हाउस भी तो है। तो पूरा का पूरा एक चार्ट को रोटेट हम कर सकते हैं। तो अगर रोटेट कर देंगे तो पूरा का पूरा चार्ट का वो जो 50, 60, 70 अप टू 100 प्रेडिक्शंस भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो समझकर D9 को मैं कैसे रेक्टिफाई करता हूँ, इसका छोटा सा एक वो इंट्रोडक्टरी के हिसाब से एक वो एग्जांपल लेकर आ गया। बाद में भी ऐसे ही करके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, दीपांशु गिरी सर से मैंने सीखा है। इतना प्यार से, इतना वो ब्रिलियंट प्रेडिक्टर, ही इज सो ब्रिलियंट प्रेडिक्टर, बहुत सारा सीखा है उन्होंने। आई बीन इन ज्योतिष सिंस 2016, अभी 21, तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 ईयर्स हो गया है। तो इन सारे सालों में बहुत सारा टेक्निक्स वो प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, वो सारा का सारा एक बहुत प्यार से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अभी आ रहा हूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।